नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टिन क्लियोन की एक किताब के बारे में, शो योर वर्क। मतलब इसके कुछ नोट्स और सारांश है हमारे पास। हाँ, और ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो कुछ बना रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। चाहे वो कलाकार हों, कोडर हों या कोई नया शौक सीख रहे हों, कोई भी। और अक्सर ऐसे लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डर होता है। कौन सा? यही कि मेरा काम अभी दुनिया को दिखाने लायक नहीं है। हाँ, ये तो है। सब सोचते हैं कि जब सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा तभी सामने लाएंगे। बिल्कुल। और ये किताब इसी डर पर मतलब सीधा हमला करती है। इसका जो मूल मंत्र है वो सुनने में बहुत सरल है पर है बहुत शक्तिशाली। क्या है वो? आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम दिखाने की जरूरत है। क्या बात है। तो आज हम इन्हीं विचारों की गहराई में उतरेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि अपने काम को एक बंद कमरे में छिपाने के बजाय उसके पूरी प्रक्रिया को साझा करना क्यों और कैसे फायदेमंद हो सकता है। सही कहा। और साथ ही हम उन मानसिक बाधाओं पर भी बात करेंगे जो हमें रोकती हैं। तो फिर चलिए सबसे बड़ी बाधा से जी शुरू करते हैं। हमारी अपनी सोच, हमारी मानसिकता। बिल्कुल। तो पहला और सबसे जबरदस्त विचार है, यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस। हाँ, हम सबके मन में वो एक इमेज होती है ना, एक कलाकार या क्रिएटर की, बिल्कुल, वो अकेला रहस्यमयी जीनियस। जो सालों तक एकांत में काम करता है और फिर एक दिन दुनिया के सामने एक मास्टरपीस रख देता है। किताब कहती है कि यह एक मिथक है। और बहुत ही नुकसानदायक मिथक है। हाँ, क्योंकि ये हम पर परफेक्ट होने का एक भारी दबाव डालता है। क्लियोन का तर्क है कि इस जीनियस मानसिकता को छोड़कर एक लर्नर की मानसिकता अपनानी चाहिए। लर्नर यानी सीखने वाला। जी, जब आप खुद को एक विशेषज्ञ के तौर पर नहीं बल्कि एक जिज्ञासु सीखने वाले के तौर पर पेश करते हैं तो दो कमाल की चीजें होती हैं। अच्छा। एक, आप पर से सर्वश्रेष्ठ होने का दबाव हट जाता है, और दो, लोग आपसे ज्यादा आसानी से जुड़ पाते हैं। ये दिलचस्प है। क्या इसलिए क्योंकि लोग किसी परफेक्ट इंसान से ज्यादा एक ऐसे इंसान में दिलचस्पी रखते हैं जो गलतियां कर रहा है और उनसे सीख रहा है? बिल्कुल। अच्छा। सोचिए, आपको किसी सफल पर्वतारोही की सिर्फ चोटी पर खड़ी तस्वीर में ज्यादा मजा आएगा या उस पूरी यात्रा की वीडियो में? यात्रा की वीडियो में जाहिर है। जहां वो फिसला, थका, डरा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहा। हाँ, क्योंकि यात्रा में कहानी होती है, एक संघर्ष होता है। एकदम सही। लोग अंतिम परिणाम से ज्यादा उस प्रक्रिया से, उस जर्नी से जुड़ते हैं। इससे आपके काम में एक प्रामाणिकता आती है, एक ऑथेंटिसिटी जो किसी परफेक्ट प्रोडक्ट में नहीं मिल सकती। बिल्कुल। इसी से अगला विचार जुड़ता है, थिंक प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। प्रक्रिया के बारे में सोचें, अंतिम उत्पाद के बारे में नहीं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम अक्सर अपने काम के पीछे की मेहनत छिपाने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो सारे ड्राफ्ट जो हमने फेंके, वो सारे आइडियाज जो काम नहीं आए। और किताब कहती है कि वही तो असली खजाना है। लोग सिर्फ ये नहीं देखना चाहते कि आपने क्या बनाया, वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपने उसे कैसे बनाया। हाँ, जैसे एक चित्रकार अपनी पेंटिंग के साथ अपने स्केच भी साझा कर सकता है, या एक स्टॉक ट्रेडर अपने मुनाफे के स्क्रीनशॉट के साथ ये भी बता सकता है कि उस ट्रेड के पीछे उसका लॉजिक क्या था। बिल्कुल। ये कैसे वाला हिस्सा ही है जो आपके काम को दूसरों से अलग बनाता है। पर इसमें एक खतरा नहीं है, मतलब अपनी सीक्रेट सॉस बता देने का? ये एक आम डर है, लेकिन क्लियोन का तर्क है कि आपका असली सीक्रेट सॉस आपका प्रोसेस नहीं, आप खुद हैं। अच्छा। कोई आपके सारे स्टेप्स कॉपी कर सकता है, लेकिन वो आपके जैसा सोच नहीं सकता, आपके अनुभव नहीं चुरा सकता। तो प्रोसेस साझा करने से हमारा महत्व बढ़ता है, कम नहीं होता। सही कहा, क्योंकि तब आप सिर्फ एक क्रिएटर नहीं, एक शिक्षक भी बन जाते हैं। ठीक है, तो मानसिकता बदलनी है और प्रोडक्ट के बजाय प्रोसेस दिखाना है। लेकिन ये रोज रोज कैसे होगा? यहीं पर तीसरा विचार आता है, शेयर समथिंग स्मॉल एवरी डे। हर दिन कुछ छोटा साझा करें। हाँ, क्योंकि हर दिन एक मास्टरपीस बनाने का दबाव तो किसी को भी पंगु बना देगा। ये तो है। और इसीलिए ये सलाह इतनी राहत देती है। इसका मतलब है अपनी यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा रोज दिखाओ। जैसे आज क्या सीखा, या आज कौन सी गलती की और उसे कैसे सुधारा, या फिर आज कौन सी किताब का एक पैरा अच्छा लगा। बिल्कुल। ये निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन परफेक्शन का सिद्धांत है। रोज थोड़ा थोड़ा साझा करने से ये आदत बन जाती है और रचनात्मकता का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और दर्शकों के लिए भी ये अच्छा है। कैसे? उनके लिए ये उनके रोजमर्रा के जीवन का एक छोटा सा हिस्सा बन जाता है। जैसे सुबह की चाय। हाँ, वो आपकी यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं और इसी तरह एक समुदाय बनता है धीरे धीरे। यह एक मैराथन है,
100 मीटर की दौड़ नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर कोई अपनी मानसिकता बदल ले और रोज कुछ छोटा साझा करने के लिए तैयार हो जाए, तो अगला सवाल होगा, लेकिन मैं रोज रोज नया और मौलिक कहाँ से लाऊंगा? हाँ यही, लोगों को लगता है कि उनके पास कहने के लिए कुछ ओरिजिनल है ही नहीं। और यहीं पर अध्याय 4 ओपन अप योर कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज हमारी मदद करता है। अपनी जिज्ञासाओं की अलमारी खोलें। इसका मतलब है कि आपको हर चीज खुद बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक क्यूरेटर भी बन सकते हैं। क्यूरेटर मतलब जो अच्छी चीजों को खोजता है, चुनता है और दूसरों के साथ साझा करता है। एकदम सही। तो यह बताना कि मैं कौन सी किताबें पढ़ रहा हूँ या किन कलाकारों से प्रेरणा ले रहा हूँ, यह भी मेरे काम को दिखाने का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल, यह आपके स्वाद को, आपकी शैली को और आपकी सोच को दिखाता है। अच्छा, ये आपके काम को एक व्यापक संदर्भ, एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट देता है। जब आप अपनी प्रेरणाओं को साझा करते हैं तो आप लोगों को ये देखने में मदद करते हैं कि दुनिया को आप किस नजर से देखते हैं। तो आप सिर्फ एक निर्माता नहीं बल्कि अपने क्षेत्र के एक दिलचस्प टूर गाइड भी बन जाते हैं। बिल्कुल। और फिर बात आती है कहानी कहने की। अध्याय 5 टेल गुड स्टोरीज। सिर्फ काम मत दिखाओ, उसकी कहानी बताओ, क्योंकि कहानियां ही हैं जो भावनात्मक जुड़ाव यानी इमोशनल कनेक्शन बनाती हैं। हाँ, बिना कहानी के आपकी पेंटिंग सिर्फ कैनवस पर रंग है, या आपका कोड सिर्फ टेक्स्ट की लाइनें हैं, लेकिन कहानी के साथ वो एक अनुभव बन जाता है। तो कहानी का कोई ढांचा भी है? एक बहुत सरल ढांचा है। एक शुरुआत यानी समस्या, एक मध्य यानी संघर्ष और एक अंत यानी परिणाम। और लोगों को संघर्ष से बहुत लगाव होता है। हाँ, वो देखना चाहते हैं कि आपने मुश्किलों का सामना कैसे किया। आखिरकार ये समाधान निकला। एकदम सही। वो संघर्ष ही है जो परिणाम को और भी सार्थक और यादगार बनाता है। पर जो जानते हो वो सिखाओ वाली बात, टीच व्हाट यू नो। हाँ, इसमें एक विरोधाभास नहीं लगता? शुरू में किताब कहती है जीनियस मत बनो, लर्नर बनो, और फिर कहती है सिखाओ। एक लर्नर कैसे सिखा सकता है? ये एक शानदार सवाल है। बहुत से लोग इसी दुविधा में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है सिखाने के लिए विशेषज्ञ बनना जरूरी है ना? लेकिन किताब इसका जवाब बहुत खूबसूरती से देती है। आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा किसी ना किसी से बस एक कदम आगे होते हैं। एक कदम आगे? हाँ, एक बिगिनर जो गिटार पर 3 कॉर्ड बजाना सीख गया है, वो उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से सिखा सकता है जिसे एक भी कॉर्ड नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसे वो सारी मुश्किलें ताज़ा याद है जिनसे वो अभी-अभी गुजरा है। तो मतलब सिखाना सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि अपने सीखने की प्रक्रिया को ही साझा करना है। और सिखाने का सबसे बड़ा फायदा तो शायद सिखाने वाले को ही होता है। बिल्कुल। जब आप किसी चीज को दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं तो आपकी अपनी समझ उस विषय पर कई गुना गहरी हो जाती है। तो सिखाना सीखने का ही सबसे अच्छा तरीका है। हाँ। ये तो हुई कि क्या और कैसे साझा करें, लेकिन अब उन चुनौतियों की बात करते हैं जो इस रास्ते में आती हैं। जैसे कि अध्याय 7 चेतावनी देता है, डोंट टर्न इनटू ह्यूमन स्पैम। ह्यूमन स्पैम, हाँ, हम सब ऐसे लोगों से ऑनलाइन मिले हैं जो हर समय सिर्फ अपना ही प्रचार करते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी गलती है। यहाँ संतुलन बहुत जरूरी है। तो संतुलन कैसे बनाएं? किताब का सार ये है कि आपका ध्यान हमेशा मूल्य देने, मदद करने और प्रेरित करने पर होना चाहिए। अच्छा। एक नियम ये हो सकता है कि आप जो भी साझा करते हैं उसका 90% हिस्सा दूसरों के लिए उपयोगी हो और शायद 10% ही आपके प्रचार से जुड़ा हो। ये एक बैंक खाते की तरह है। बिल्कुल। पहले आपको उसमें वैल्यू जमा करनी पड़ती है, तभी आप उसमें से कुछ निकाल सकते हैं। और अब सबसे बड़ी डर की बात करते हैं, आलोचना। लर्न टू टेक अ पंच। अध्याय 8। ये शायद सबसे मुश्किल सलाह है। जब आप अपना काम दुनिया के सामने रखेंगे तो नकारात्मक टिप्पणियां आएंगी ही। और इससे निपटना बहुत मुश्किल है, खासकर जब कोई आपके दिल से किए गए काम पर हमला करता है। तो किताब इसमें कैसे मदद करती है? वो 2 तरह के आलोचना में फर्क करना सिखाती है। एक है रचनात्मक आलोचना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो आपके काम को बेहतर बनाने के इरादे से की जाती है। हाँ, उसे सुनना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरह की आलोचना होती है ट्रोलिंग, जिसका मकसद सिर्फ आपको नीचा दिखाना होता है। बिल्कुल। लेकिन उस पहली नकारात्मक टिप्पणी का जो झटका लगता है, उससे कैसे उभरा जाए? क्या स्रोत इस पर कोई मानसिक रणनीति सुझाता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, किताब सीधे तौर पर कोई एक मेंटल मॉडल तो नहीं देती, लेकिन उसका पूरा दर्शन ही इसी से लड़ने में मदद करता है। कैसे? पहली बात ये याद रखना कि जो कुछ नहीं करता उसी की कोई आलोचना नहीं करता। मतलब आलोचना इस बात का संकेत है कि आप कुछ कर रहे हैं। हाँ, ये एक सम्मान का बिल्ला है। दूसरी रणनीति, अपने काम की गुणवत्ता को अपनी पहचान से अलग करना सीखें।
कोई आपके काम की आलोचना कर रहा है, आपकी नहीं। बिल्कुल। और तीसरी सबसे जरूरी बात, अपने उन 10 सच्चे प्रशंसकों पर ध्यान दें जो आपके काम को पसंद करते हैं, ना कि उस एक ट्रॉल पर। अपना मानसिक स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। जरूरत पड़े तो ब्लॉक और म्यूट बटन का इस्तेमाल करने में कोई शर्म नहीं है। ये बहुत व्यवहारिक सलाह है। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जिस पर रचनात्मक लोग अक्सर बात करने से कतराते हैं। पैसा। हाँ, अध्याय 9 का शीर्षक है सेल आउट। ये शब्द सुनते ही मन में एक नकारात्मक छवि आती है, जैसे आपने अपनी कला से समझौता कर लिया हो। पर क्लेयॉन इसे एक सकारात्मक मोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपने काम से सच में लोगों को मूल्य दे रहे हैं तो उसके बदले में पैसा कमाना बिल्कुल गलत नहीं है। इसे सेल आउट नहीं बल्कि बाय इन की तरह देखना चाहिए। आप अपने काम को जारी रखने की क्षमता में बाय इन कर रहे हैं। पैसा आपके काम को टिकाऊ यानी सस्टेनेबल बनाता है। ये बात सुनकर कई कलाकारों और लेखकों को सच में राहत मिलेगी। और ये सोच उन्हें गरीब और हताश रखती है। अगर आपका काम किसी की जिंदगी में वैल्यू जोड़ रहा है तो आपको उसके लिए पैसे मांगने का पूरा हक है। ये आपके काम की कीमत है, आपकी आत्मा की नहीं। बिल्कुल। और अंत में शायद सबसे जरूरी सलाह, स्टिक अराउंड यानी टिके रहो। अध्याय 10 कहता है कि ये सब कोई एक रात का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे एक बगीचा लगाने जैसा समझिए। अच्छा, आप आज बीज बोएंगे तो कल फल नहीं मिलेंगे। आपको रोज पानी देना होगा, ध्यान रखना होगा और शायद सालों तक धैर्य रखना होगा। एक दर्शक वर्ग और एक रचनात्मक करियर बनाना भी बिल्कुल ऐसा ही है। सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे प्रतिभाशाली होते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो छोड़कर नहीं जाते। उतार चढ़ाव आएंगे पर अंत में जीते वही हैं जो टिके रहते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो जो मुख्य बातें सामने आती हैं वो ये हैं कि हमें परफेक्ट होने का इंतजार करना बंद कर देना चाहिए और एक लर्नर की तरह अपनी यात्रा साझा करनी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, और सिर्फ अंतिम प्रोडक्ट नहीं बल्कि उसके पीछे की प्रक्रिया दिखानी चाहिए, क्योंकि असली कहानी वही है। और ये रोज करना है, थोड़ा थोड़ा ही सही, क्योंकि निरंतरता ही कुंजी है। साथ ही जो कुछ भी हम जानते हैं उसे सिखाने से डरना नहीं है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, आलोचना से डरना नहीं है। रचनात्मक आलोचना से सीखना है और ट्रोलिंग को नजरअंदाज करना है। क्योंकि मैदान में उतरने वाले को ही चोट लगती है, दर्शकों को नहीं। सही कहा। वाकई श्रोत का जो अंतिम संदेश है वो बहुत शक्तिशाली है। आपका काम आपकी पहचान है, लेकिन उसे दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप छुपे रहेंगे तो दुनिया आपको कभी नहीं खोज पाएगी। और आपका काम चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर वो दुनिया तक पहुंचेगा ही नहीं तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। क्या? अगर काम को दिखाना हमारी जिम्मेदारी है तो हम अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व मतलब पब्लिक पर्सोना और अपने निजी स्व प्राइवेट सेल्फ के बीच की रेखा कहाँ खींचते हैं? ये एक बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल है। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में जहां हम अपनी सोच साझा कर रहे हैं, वहाँ काम को दिखाते दिखाते खुद को पूरी तरह से खो देने का खतरा कितना वास्तविक है? हाँ, इस संतुलन को कैसे बनाया जाए, इस पर सोचना भी उतना ही जरूरी है जितना काम को दिखाना। शायद इसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद खोजना होगा।